स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से। बड़ी खबर है, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक। कल सभी नवगठित प्रकोष्ठों और विभागों की बैठक है। कल सुबह 11 बजे होगी बीजेपी की बैठक और बैठक में 2022 के चुनाव को लेकर तय होगा रोड मैप। तो कल सुबह 11 बजे ये बैठक होनी है। भारतीय जनता पार्टी की बैठक होनी है। बैठक में 2022 के चुनाव को लेकर रणनीति तय होगी, रोड मैप तय किया जाएगा। लखनऊ से बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। कल सभी नवगठित प्रकोष्ठों और विभागों की बैठक होगी। कल सुबह 11 बजे बीजेपी की बैठक होगी। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम ने मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। तीसरी लहर को लेकर हमारी तैयारी पूरी है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। आज कोविड इलाज के लिए 2 लाख बेड मौजूद है। 2019-20 में 8 नए मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल दिया गया है। 4 साल में 32 मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, ये सीएम की तरफ से कहा गया है। आज यूपी में 3 लाख टेस्टिंग की क्षमता है। नए मेडिकल कॉलेज जो हमारे आ रहे हैं, इसको लेकर के देश के अंदर किसी भी राज्य के पास सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज होंगे वो उत्तर प्रदेश होगा। जिस उत्तर प्रदेश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे कमजोर माना जाता था, आज उत्तर प्रदेश इसमें नंबर 1 पर आ रहा है। और अयोध्या का ये मेडिकल कॉलेज यहाँ पर अच्छी सेवा दे रहा है। फैकल्टी यहाँ पर पूरी है। यहाँ पर लाइब्रेरी, लैब्स अच्छा काम कर रही हैं। ब्लड बैंक आदि का भी निरीक्षण मैंने अभी किया है। हॉस्पिटल में जो यहाँ पर पेशेंट भर्ती है उनका भी मैंने हालचाल दिया है। कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक बिल्डिंग का मैंने निरीक्षण किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यहाँ पर कुछ अन्य बेहतर सेवाएं अयोध्या वासियों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की भावनाओं के अनुरूप उपलब्ध हो सके, इसके लिए सरकार अपने स्तर पर पूरा प्रयास करेगी। कोरोना महामारी के दौरान यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने हेल्थ वर्कर्स के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर के जो अच्छा परिणाम लाने का प्रयास किया, वह मैं इसके लिए उन सब का अभिनंदन करता हूं। बहुत सारे लोगों ने अपने स्वजनों और प्रियजनों को भी खोया है, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आने वाले समय में अयोध्या वैश्विक मानचित्र पर एक नया स्थान बनाने जा रहा है। उसके लिए हमें हर एक क्षेत्र में तैयार होना होगा, न केवल टूरिज्म के लिए बल्कि अच्छा एजुकेशन का हब बने, स्वास्थ्य सुविधाओं का भी एक केंद्र बिंदु बने, अच्छी यहां पर पर्यटन की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसके लिए यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के केंद्र और प्रदेश सरकार उन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसीलिए आज मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण और इसकी भावी योजना पर विस्तृत रूपरेखा तैयार करने और अयोध्या के विकास को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज यहाँ पर। और मेरठ से खबर है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है। योगी सरकार ने नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। केशव, यूपी में विकास की गंगा बह रही है, ये केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया है। योगी सरकार ने गुंडागर्दी पर भारी चोट की है। पंचायत से लेकर संसद तक बीजेपी की सरकार है। परियोजनाओं की सौगात केवल झांकी है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा है। सब विरोधी एक हो जाए लेकिन कमल फिर से खिलेगा। अखिलेश, मायावती मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। मोदी जी और योगी जी ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। ये तमाम बातें कही हैं केशव प्रसाद मौर्य ने। $800 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और 300 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 2022 से पहले कर दिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, और बता दिया है कि चुनावी बिगुल बज चुका है। और अपने इस चुनावी संबोधन में जहां एक तरफ उन्होंने विकास की बात की, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि 2022 की जीत 2024 का आधार तय करेगी। वहीं गांधी परिवार
और अखिलेश यादव के ऊपर उन्होंने जमकर तंज कसे और कहा कि ये योगी सरकार और मोदी सरकार की जोड़ी है, जिसमें लोकार्पण और शिलान्यास के पूरे पैसे जनता के विभागों में पहुंचते हैं। वहीं अपने इस संबोधन में उन्होंने अखिलेश ट्विटर यादव, राहुल गांधी ट्विटर और प्रियंका ट्विटर वाड्रा का भी जिक्र करते हुए कहा कि ये पार्टियां अपना अस्तित्व खो चुकी हैं और ज़मीन से कट चुकी हैं। ऐसे में 2022 में एक बार फिर 325 से ज़्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी। अपने सहयोगी प्रत्युष के साथ के न्यूज़ 1 इंडिया। और लखनऊ से खबर आ रही है, कल अयोध्या दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक, पंचमुखी हनुमान मंदिर का भी दर्शन करेंगे। तो ये लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल अयोध्या दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक करने वाले हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर का भी दर्शन करने वाले हैं दिनेश शर्मा। अलीगढ़ में शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई की गई है। माफिया अनिल चौधरी की संपत्ति जब्त हुई है। 5 करोड़ 30 लाख से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई की गई है। एसएसपी कलानिधि नैथानी के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है। शासन व डीजीपी मुख्यालय के आदेश अनुसार शराब माफिया के विरुद्ध कार्रवाइयां लगातार जारी हैं। जनपद अलीगढ़ में रिकॉर्ड 57 दिन के अंदर जो 33 अभियोग पंजीकृत किए गए थे, उन सभी में चार्जशीट प्रेषित कर दी गई है और जेल भेजे गए समस्त अभियुक्तों को चार्जशीट कर दिया गया है। गैंगस्टर अधिनियम के तहत जो 5 मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज कराए गए थे, उनसे संबंधित जो अभियुक्त हैं उनकी संपत्ति को चिन्हित किया गया और अब इसके जब्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। पहली कड़ी में जो प्रमुख अभियुक्त था अनिल चौधरी, इसकी 5 करोड़ 30 लाख की संपत्ति को आज जब्त किया गया है। यह संपत्ति इसके द्वारा लगभग 2 दशक में अपराध से अर्जित की गई थी और इसको पुलिस द्वारा चिन्हित किया गया। और बलिया के रसड़ा कोतवाली इलाके में एक नाबालिग किशोरी के थाने से गायब मामले में जब न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता मनोज राय ने इंस्पेक्टर नागेश उपाध्याय से बात की तो इंस्पेक्टर नागेश उपाध्याय ये कहकर टाल गए कि किशोरी का मेडिकल किया जा रहा है और आगे जांच के बाद इसकी जानकारी दी जाएगी। वहीं परिजनों का आरोप है कि किशोरी 15 जुलाई को थाना रसड़ा में थी, लेकिन पिछले 8 दिनों से उसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं इस बीच किशोरी की ओर से एक वीडियो बनाकर परिजनों को भेजा गया कि जिसमें किशोरी ने रसड़ा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। किशोरी ने बताया कि बयान बदलने के लिए मुझे पुलिस प्रताड़ित कर रही है और साथ ही मारपीट की जा रही है। नाबालिग किशोरी के थाने से गायब होने का मामला इंस्पेक्टर ने मेडिकल की बात कहकर टाला है। मैं 15 तारीख को पुलिस स्टेशन में आई थी और आज 17 तारीख हो गया। मुझे पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं, गंदी गंदी बात बोलते हैं और जो लड़की रहती है वो झाड़ू पोछा सब करती है, मारने की धमकी देते हैं और बोलते हैं कि बयान तुम हमेशा उल्टा देना, लड़के की तरफ से देना। 22 तारीख को जब मैं थाने गई थी तो मेरी लड़की वहाँ थी। 20 तारीख को जब मैं वहाँ गई तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि आपकी लड़की कहीं गायब हो गई है। हमको तो ये आशंका लग रही है कि मेरी लड़की की हत्या ना हो गई हो। पुलिस द्वारा हमें सूचना दी गई 15 तारीख को कि लड़की को हमने बरामद कर लिया है और आइए उसका मेडिकल कराते हैं, उसके बाद बयान करा के मजिस्ट्रेट के पास उसको लड़की से आपको मिलवाया गया था? जी, लड़की से मिलवाया गया था हमें और रोज 4 दिन तक 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हम लोगों को ये सूचना देती रही गई कि मेडिकल कराने जा रहे हैं, आज करा के आज गवाही कराई जाएगी मजिस्ट्रेट के पास, आज सारी चीजें कराई जाएंगी। 4 दिनों के बीच में लड़की कहाँ थी? लड़की थाने पे ही थी। लड़की थाने पे जी। आपको सुपुर्द नहीं कराया गया था? नहीं। क्या उम्र रही होगी लड़की की? लड़की सर 17, अभी उसने 10 का 11वां का पेपर दिया था, 16-17 साल उम्र रही होगी। चल रहा है इन्वेस्टिगेशन की। सर वो तो उनका परिवार बता रहा है कि थाने में 3 दिन लड़की। अरे परिवार था मेडिकल कराने गई है और उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा, आगे जैसा होगा बताएंगे। मतलब लड़की की है ना, गायब नहीं रहा है। चल रहा है इन्वेस्टिगेशन की।
सर वो तो उनका परिवार बता रहा है कि थाने में थाना मेडिकल कराने गई है और उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आगे जैसा होगा बताएंगे। मतलब लड़की है ना, गायब नहीं रहा है। और बुलंदशहर के रोटरी क्लब के सौजन्य से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार रहे और इस दौरान जिला कारागार में 98 महिलाओं को उनकी पसंद की सूट और साड़ियां भेंट की गई। महिलाओं के साथ रह रहे बच्चों को उनकी पसंदीदा खाद्य सामग्री भेंट की गई। रोटरी क्लब बुलंदशहर फ्रेंड्स के सौजन्य से कारागार में निरुद्ध लगभग 100 महिला बंदियों और उनके साथ रह रहे 13 बच्चों को वस्त्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा प्रतिभाग किया गया और उनके करकमलों द्वारा सभी महिला बंदियों और उनके बच्चों को वस्त्र वितरण और अन्य खाद्य सामग्री वितरित की गई। और हिमाचल के किन्नौर में बड़ा हादसा हुआ है। भूस्खलन के बाद गिरी चट्टान, हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली चंडीगढ़ से घूमने आए थे पर्यटक। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भूस्खलन की चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक किन्नौर जिले में बटसेरी के गुस्सा गाँव के पास चट्टाने गिरने से चितकुल से सांगला की ओर आ रही पर्यटकों की गाड़ी भूस्खलन की चपेट में आ गई। गाड़ी पर पत्थर गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ी में सवार पर्यटक दिल्ली और चंडीगढ़ से हिमाचल घूमने आए थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई। कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी ने बताया कि पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिस कारण रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा है कि घायलों को अस्पताल लिफ्ट करने के लिए सरकार से हेलीकॉप्टर मांगा गया है। और किन्नौर हादसे पर पीएम मोदी ने जताया है दुख। हादसे में जान गंवाने वालों के लिए राहत कोष का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा, घायलों को 50,000 रुपए राहत कोष का ऐलान किया गया है। तो ये बड़ी खबर अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही गई है। घायलों को 50,000 रुपए कोष का ऐलान किया गया है। किन्नौर हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हादसे में जान गंवाने वालों के लिए राहत कोष का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और इसके साथ ही साथ जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए राहत कोष का ऐलान किया गया है। और सोमवार से शुरू होने वाले सावन के पहले सोमवार में आने वाले यात्रियों को लेकर लखनऊ जोन के एडीजी एसएन साबत से हमारे संवाददाता राघवेंद्र शुक्ला ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोविड का पालन न करने वालों की अयोध्या में आने की पाबंदी होगी। परंपरागत दर्शन पूजा में कोई रोक नहीं है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। कल से सावन के सोमवार की शुरुआत है। ऐसे में भक्त भगवान का दर्शन करने जरूर जाते हैं। कोरोना काल के बाद मुमकिन है कि अयोध्या में भी भारी भीड़ हो। क्या है सुरक्षा के इंतजाम? हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ जोन के एडीजी एसएन साबत जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। किस तरह से तैयारियां हैं, चूंकि सावन मेले में कोरोना के बाद एकाएक भीड़ काफ़ी बढ़ सकती है अयोध्या में, कैसे उनकी सुरक्षा व्यवस्था होगी और क्या तैयारियां कर रखी हैं प्रशासन ने? हम सभी जानते हैं कि आज से श्रावण माह का प्रारंभ हो चुका है और कल प्रथम सोमवार भी है। इस दृष्टिगत रखते हुए पुलिस द्वारा तो समस्त व्यवस्था किया गया है, लेकिन इस बार जो महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे पिछले वर्ष भी था, कि ये कोरोना के दृष्टिगत कोरोना के जो गाइडलाइंस है उसी के तहत ही ये सब हो पाएगा। इस बार हमारे सभी कांवड़ संघ ने हमें लिखित रूप से या अपने बाइट्स के माध्यम से ये जारी किया है कि कांवड़ जनरली नहीं आएंगे, लेकिन हमारा एहतियातन हमारी व्यवस्थाएं रहेगी कि क्योंकि स्थानीय लोगों की भीड़ हो सकती है,
कहीं पे तो बहुत ज़्यादा कहीं पे भीड़ ना बने। कोरोना के दृष्टिगत भी सुरक्षा का सभी इंतजाम तब भी किया जाएगा। घाटों पर व्यवस्था, उचित प्रकाश व्यवस्था, सफाई का व्यवस्था, उसके साथ साथ नागेश्वर नाथ एवं अन्य महत्वपूर्ण शिवालयों पर व्यवस्था, हनुमानगढ़ी में और राम जन्मभूमि में हमेशा व्यवस्था अच्छा रहता है, ये तो उसी के हिसाब से किया जाएगा। अयोध्या में जो द्वितीय पक्ष होता है श्रावण का, उसमें सावन झूला मेला भी जो होता है, उसमें भी जो होगा वो भी थोड़ा सा उसका जो बाहर से जो भीड़ आ रही थी उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि वो भीड़ ना हो। और स्थानीय लोगों के द्वारा जितने वो वहाँ पे आएंगे वो भी कोरोना के जो गाइडलाइंस है उसी के अंतर्गत ही हो। तो इसी प्रकार हम सबको प्रयास करना है, क्योंकि कोरोना एक मुख्य चैलेंज है आज के दिन में। तो पूरा श्रावण माह का जो व्यवस्था सुरक्षा के साथ साथ और उसके साथ साथ जो व्यक्तियों का जो सुविधाएं उसको देखते हुए और उसके साथ साथ जो कोरोना के जो नॉर्म्स है उसको पालन करते हुए ही ये पालन किया जाएगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ एडीजी जोन एहसन साबत जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोरोना काल में भीड़ कम हो तो बेहतर है। बाकी इंतजाम सारे पूरे किए जा रहे हैं, ट्रैफिक डाइवर्जन व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं और नाव भी जो है लगातार एसडीआरएफ के द्वारा पेट्रोलिंग की जाएगी। सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद रजा के साथ राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज वन इंडिया। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुप्रतीक्षित महत्वाकांक्षी योजना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन शुरू होने की तैयारी है और इसी को लेकर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से ही अचानक आजमगढ़ पहुंच गए। अवनीश अवस्थी ने बताया कि वो सुबह 10:50 पर लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से चले हैं और 3:30 बजे निरीक्षण करते हुए आजमगढ़ पहुंच गए। उन्होंने बताया कि रोड लगभग कंप्लीट है, जो थोड़े बहुत काम हैं वो 1 हफ्ते में पूरे हो जाएंगे और बहुत संभावना है कि 15 अगस्त को शुरू कर दिया जाएगा। 10:50 से मैंने शुरू किया है और आज 3:30 अभी यहाँ बज रहे हैं और जगह जगह हम लोग रुकते हुए आ रहे हैं। मेरे ख्याल से अगले हफ्ते तक पूरा हमारा मेन कैरेज में थ्रू हो जाएगा, यानी हम पूरी सड़क पास कर जाएंगे और हम डीएम आजमगढ़ साहब को कहेंगे कि अगली बार जब लखनऊ आए तो वो सड़क के थ्रू ही आए। तो ये एक पूरे पूर्वांचल के लिए बहुत बड़ी देन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आदेश दिया है कि इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराएं। हमारी कोशिश है कि अगस्त में जितना मेन काम है वो पूरा हो जाए और उसी के बाद फिर इसको जो है ट्रैफिक भी चालू करने की व्यवस्था पूरी। और यूपी में बाढ़ का कहर बढ़ता ही जा रहा है। कई जिलों में जलभराव से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। 4 तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं सहारनपुर, बाराबंकी, बलरामपुर और गोंडा की, जहां जलभराव की वजह से हालात खराब हो गए हैं और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बलरामपुर में उफनाए पहाड़ी नालों ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। दरअसल नेपाल की पहाड़ियों पर हो रही लगातार बारिश से आधा दर्जन से अधिक का पहाड़ी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते कई गांव का मुख्यालय से संपर्क कट गया है। बलरामपुर के गौरा चौराहा से तुलसीपुर जाने वाली मार्ग पर दत्तरंगवा डीप पर लगभग 4 फीट पानी सड़क के ऊपर तेजी से बह रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों को आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन ने ग्रामीणों को आने जाने के लिए नाव की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन नाव चलाने वाले की व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीणों से सुविधा शुल्क लिया जा रहा है। वहीं कुछ ग्रामीणों का कहना है कि जो भी लोग यहां पर नाव चलाते हैं वो मनमानी तरीके से पैसा वसूलते हैं और पैसा ना होने की स्थिति में तेज बहाव वाले पानी में जान जोखिम में डालकर पार करना पड़ रहा है। हम इसमें बलरामपुर जनपद के दत्तरंगवा डिप पर खड़े हैं। ये वही रास्ता है जो तुलसीपुर के देवीपाटन मंदिर से अयोध्या को जोड़ता है। इस रास्ते से हजारों श्रद्धालु आते जाते हैं, लेकिन आप इस समय देखिए इन रोडों पे हालात क्या हैं। पहाड़ी नालों पर भारी बारिश होने के नाते इन रोडों पर तकरीबन 4 फुट पानी भरा हुआ है। लोग जान जोखिम में डालकर इसे पार कर रहे हैं। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे वो पीछे की तस्वीर दिखाएं, बाइक वाले कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर ये रोड पार कर रहे हैं। और यहाँ पर जो नाव की व्यवस्था कराई गई है वो सरकार द्वारा नहीं है, वो आम जनमानस द्वारा उस नाव की व्यवस्था कराई गई है। उनसे मोटी रकम ली जाती है इसको पार कराने के लिए। यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ठेले से गाड़ियों को, आदमियों को इसको पार कराते हैं, जिनसे 50 रुपये 100 रुपये का भारी शुल्क लिया जाता है। अभी हाल ही में यहाँ के लोग बताते हैं कि कुछ दिन पहले यहाँ पर नाव भी पलट गई थी। बड़ा हादसा होते होते टल गया है,
लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी सरकारी कर्मचारी या कोई भी ऐसे अधिकारी यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएंगे। यहाँ के आसपास के गांव का कनेक्शन भी कट गया है, उनको नाव के जरिए ही ये रोड पार करके ही अपने गांव जाना पड़ता है। बलरामपुर से न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए सौरभ मिश्रा। गोंडा से खबर आ रही है। घाघरा और विसूही नदी का कहर, ग्रामीण इलाकों में विसूही नदी का तांडव। सैकड़ों की संख्या में गांव नदी की जद में आए हैं। एटिया थोक, आर्यनगर, कटरा बाजार, महनौन में भरा हुआ है पानी। खरगोपुर में विसूही नदी से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पानी से ग्रामीण क्षेत्र इलाके की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। खरगोपुर जाने वाली सड़क के दोनों ओर पानी भरा हुआ है। विसूही नदी में बड़े पैमाने पर छोड़ा गया पानी। भारी जल जमाव से घर छोड़ने को मजबूर हैं लोग। और पिछले साल बालपुर इलाके में ऐसे ही हालात बने हुए थे। और नेपाल से घाघरा नदी में पानी छोड़े जाने के बाद घाघरा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से बाराबंकी के रामनगर तहसील क्षेत्र के सुंदरनगर समेत करीब एक दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों की मदद के लिए पीएसी बल तैनात किए गए हैं। और इसी कड़ी में हमारे संवाददाता भोलानाथ में ग्रामीणों के साथ और ड्यूटी पर तैनात पीएसी बल के साथ खास बातचीत की है। बाराबंकी में नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद घाघरा नदी उफान पर है। एक दर्जन से अधिक गांव बाढ़ प्रभावित हैं, जो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा पीएससी बल के साथ एनडीआरएफ फोर्स भी तैनात की गई है, ताकि किसी प्रकार की ग्रामीणों को कोई समस्याएं न हो। हम इस समय पीएससी की उसी बोट पर हैं जो लगातार गाँव का भ्रमण कर रही है और किसी प्रकार की किसी ग्रामवासी को दिक्कत न हो या कोई असुविधा न हो, इसको विशेष ध्यान में रखा जाता है। उन्हीं पीएससी बल के कुछ जवान हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये क्या नाम है? सर, मेरा नाम शेष कुमार है। मैं 32 बटालियन पीएससी बी कंपनी से। ये बताइए कि किस तरीके से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आप भ्रमण करते हैं और किस तरीके से लोगों को राहत मुहैया करवाते हैं? सर, मैं बाढ़ क्षेत्रों में भ्रमण के लिए जो भी संस्थाएं और ग्राम प्रधान और भी हमारे उच्च अधिकारी जो भी हैं आते हैं, हम उनको लेकर जाते हैं। प्लस जनता, जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जनता फंसी है, उनको निकालना और राहत सामग्री पहुंचाना और उनको हर सुविधा के लिए हम तैयार हैं। 24 घंटे हमारा कैंप 32 बटालियन बी कंपनी का बंधे के ऊपर लगा हुआ है और ये 24 घंटे सेवा के लिए सर जो है, कभी भी रात बिरात इमरजेंसी कोई भी A to Z जो है समस्या के लिए हम लोग तत्पर। और बागपत में 6 साल की मासूम नाबालिग की रेप के बाद हत्या, गांव के बाहर जंगल में पड़ा मिला शव। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बड़ौत थाना क्षेत्र के बड़ौली गांव का ये मामला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ौत थाना क्षेत्र के बड़ौली गांव का ये मामला है। बागपत से खबर है, 6 साल की मासूम के साथ रेप हुआ है और नाबालिग की रेप के बाद हत्या की गई है। गांव के बाहर जंगल में पड़ा मिला शव। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की जांच की जा रही है। बागपत से खबर हम आपको बता रहे हैं, 6 साल की मासूम के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। बागपत में 6 साल की मासूम से रेप किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की जांच की जा रही है। नाबालिग की रेप के बाद हत्या कर दी गई। जनपद बागपत के थाना बड़ौत में ये सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बड़ौली में एक 6 वर्षीय बालिका का शव उसके घर के पड़ोस वाले एक घर में मिला है, जहां पर अभी फ़िलहाल कोई ऐसा रह नहीं रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था।
इसमें प्रथम दृष्टया मौके पर माथे पर चोट की बात बताई गई है और उसके जो कपड़े उसने पहने थे वो कपड़े ही इंटैक्ट हैं, परंतु परिवार द्वारा ये बताया गया है कि उसके साथ शारीरिक शोषण भी किया गया है। बालिका की डेड बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया है और इसमें इसकी तफ्तीश करते हुए जल्दी इसका खुलासा। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।